सुबह का माइंड बहुत ज़्यादा फ्रेश, पॉजिटिव, काम और एनर्जेटिक रहता है। इसीलिए जो हमारे टफ़ टास्क होते हैं पढ़ने से रिलेटेड या कोई भी टफ़ टास्क वो हमें सुबह ही कर लेने चाहिए। तो इसी के साथ आज की शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, हर हर महादेव टू ऑल ऑफ़ यू। सबसे पहले आज सुबह की शुरुआत मैंने की है पैराग्राफ से। इंग्लिश का पैराग्राफ लगा रही हूँ क्योंकि बाद में ना समझ नहीं आता, तो मैंने सोचा कि सुबह-सुबह फ्रेश माइंड से आज इंग्लिश का पैराग्राफ सॉल्व करते हैं और कितने क्वेश्चन सही हुए वो देखते हैं। और आज डे 2 है, देखते हैं आज क्या-क्या करना है। तो मैंने सोचा कि आज सबसे पहले ज्योग्राफ़ी पढ़ती हूँ क्योंकि कल पेपर 1 हो गया था, तो आज ज्योग्राफ़ी से ही स्टार्टिंग करेंगे जो भी रहेगा। जैसे कि मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बताया था कि आप ज्योग्राफी के PYQ के लिए ये वाली बुक पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये अभिषेक कुमार झा की बुक है, बहुत अच्छी है। मैंने वैसे इतनी पढ़ी नहीं है अभी तक, बट जितनी पढ़ी है अच्छी है। और टू बी ऑनेस्ट इसमें जो PYQ दिए गए हैं ना उनका डिटेल एक्सप्लेनेशन है जो कि बहुत अच्छा है। तो जैसे ये टर्म्स आ गई हैं, तो ये सब मैं जब लास्ट पढ़ रही थी। अब आप ये कंटेंट लिस्ट देखो, 2023 से लेकर 2015 तक के जो पेपर हैं जो CBSE UGC नेट करवाता था, तो वो भी इसमें इंक्लूडेड है। प्लस इसकी जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है आप देख सकते हो, जैसे कि ये कैल्प फॉरेस्ट आर डैश इकोसिस्टम। तो अगर हमें नहीं भी पता, चलो ठीक है मान लेते हैं पता भी, बट फिर भी इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन दी गई है। तो ज़रूर से आप ये वाली बुक पे इन्वेस्ट कीजिए। बाकी तो पढ़ते पढ़ते मैं आपको बता ही दूंगी कि कैसी है कैसी नहीं है। मैंने सोचा आज सबसे पहले एनालिसिस करते हैं कि कौन से क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि ज्योग्राफी में मैंने पढ़ा हुआ है बट क्वेश्चन नहीं बन रहे, मेरे क्वेश्चन सही नहीं हो रहे। तो मुझे उस चीज़ की बहुत टेंशन रहती है, शायद मैंने एनालिसिस ठीक से नहीं किया, पता नहीं क्या नहीं है, बट मेरे क्वेश्चन सही नहीं हो रहे। ऐसे मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगी, क्वेश्चन सारे सही हो रहे हैं बट क्वेश्चन सही नहीं हो रहे। तो चलो आज इसका एनालिसिस करती हूँ। देन इसके बाद 6 क्लास की ज्योग्राफी की NCERT पढ़नी है। और मेरे को मेरे एक सीनियर फ्रेंड ने बताया था कि NCERT ऐसे पढ़ना है कि जो उसमें टफ़ टफ़ चीज़ें हैं ना उसको अंडरलाइन कर, फिर उसको पढ़, उसका मीनिंग देख, और उसके साथ की अगर कोई करंट न्यूज़ चल रही है तो वो देख, या फिर उसकी करंट चीज़ अगर तेरे को नहीं भी देखनी तो पेपर में देख कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्योंकि अगर तेरे को ये नहीं पता चलेगा पेपर में क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं तो तू अटैम्प्ट नहीं कर पाएगी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मेरे सीनियर फ्रेंड ने मेरे को बताई रिलेटेड विद द ज्योग्राफी। स्टार्टिंग ज्योग्राफी विद द 6 क्लास की NCERT। तो भाई ये इसका इंडेक्स है, अर्थ, सोलर सिस्टम, ग्लोब, मोशन ऑफ द अर्थ, मैप, ये इसका इंडेक्स है। वैसे ये इजी चैप्टर है, मैंने पढ़े हुए हैं, बट फिर भी मेरे जो सीनियर फ्रेंड हैं, मेरे गाइड हैं, उन्होंने मेरे को बताया कि कैसे कैसे पढ़ना है। तो देखो मैंने ना ये सब ऐसे पढ़ा हुआ था कि जो टर्म्स मेरे को भूलती हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं ना जो आपको कितनी भी याद कर लो भूलेंगी भूलेंगी, तो मैंने ना ऐसे सब कर रखा है, आप देखना। तो आप ये देखो मैंने हिंदी में भी लिख रखा है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं सिर्फ इंग्लिश में पढ़ रही हूँ। अगर हिंदी में ईजी लगता है हिंदी में पढ़ लेती हूँ, और पंजाबी तो मेरे को आती है तो पंजाबी में पढ़ लेती हूँ। जब मैं अपने स्कूल टाइम में थी, कॉलेज में थी, मास्टर्स में थी, तब मैंने NCERT नहीं पढ़ी थी। बट जब मैं मास्टर्स के फाइनल सेमेस्टर में थी तब मैंने NCERT पढ़नी शुरू की, और तब मुझे फ़ील हुआ कि ये NCERT मैंने पहले क्यों नहीं पढ़ी। इतना अच्छा बेस दिया हुआ था, इतना अच्छा सब कुछ था। तो उस टाइम मुझे ऐसा लगता था क्यों नहीं पढ़ी, और अब जब भी मैं ये रिवाइज़ करती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ न्यू थिंग्स हैं, ये मैंने पहले क्यों नहीं पढ़ी, ये तो मुझे भूलती हैं, ये तो मैं आंसर ढूँढ रही थी। तो इसीलिए NCERT पढ़नी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे बेस बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ऐसा तो कभी कुछ नहीं होता कि NCERT में से हमें कुछ कभी डायरेक्ट आ जाए, बट NCERT इज़ फॉर बेस। तो इससे हमारा बेस अच्छा बन जाता है, हमें चीज़ें क्लैरिटी अच्छी हो जाती है कि कुछ चीज़ें होती हैं ना जो हमें नहीं पता चलती, कभी कभी नहीं पढ़ी होती इंसान ने इसमें क्या है, तो वो उसकी क्लैरिटी हमें NCERT से अच्छी हो जाती है। तो NCERT मेरे को ये पर्सनली लगता है, बाकी आपको नहीं लगता होगा शायद, कि NCERT पढ़नी चाहिए अगर आप पेपर 2 ट्राई कर रहे हो। अगर आपका पेपर 2 अच्छा है तो ज़रूर बुक से स्टार्ट कर लो, बट NCERT से टर्म्स बहुत क्लियर हो जाती हैं। जैसे कि देखो मैंने कितना कुछ यहाँ पे लिख रखा है, तो आज ये NCERT मैं ख़त्म कर दूँगी। एंड दिस इज़ द लास्ट पेज ऑफ 6 क्लास की NCERT। तो ये कुछ एडिशनल चीज़ें थी जो कि NCERT में नहीं थी, मैंने ऐसे ही लिख ली हैं एज इट इज़। तो आज NCERT 6 क्लास की होगी है फिनिश। सो ऐसे हमने कुछ पॉइंट्स लिख के रखे थे कम्युनिकेशन के कि ये तो पढ़ के ही जाने हैं। तो स्टार्ट विद द 7 C's। सो 7 C's में क्या है कि क्लियर होना चाहिए, क्लियर, कंसाइज, कंक्रीट, करेक्ट, कोहेरेंट।
कंप्लीट एंड कर्टियस। सबसे पहले तो ये सीक्वेंस एज इट इज़ याद करना है क्लियर, कि कुछ भी चीज़ अगर हमने कम्युनिकेशन किसी के साथ बातचीत करनी है तो वो क्लियर ही नहीं होगी अगर हमें पता ही नहीं है कि क्या बोल रहा है सामने से। क्लियर होना चाहिए, तो क्लियर होना चाहिए, कंसाइज, कीप इट क्लियर टू द पॉइंट। अब ये थोड़ी चीज़, अगर हमें किसी से खाना मांगना है तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि तू जा, किसान, मतलब किसानों के साथ बैठ, मंडी में जा, वहाँ से कर। सीधा कहेंगे ना भाई खाना दे दो। तो कंसाइज होनी चाहिए, बिल्कुल टू द पॉइंट बात होनी चाहिए, कंक्रीट होनी चाहिए, बिल्कुल स्पेसिफिक, कि जिस चीज़ के बारे में हम बोलना चाहते हैं उसी चीज़ के बारे में बोल रहे हैं, आलतू फालतू नहीं बोल रहे। करेक्ट होनी चाहिए कि अगर हम किसी चीज़ के बारे में बोल रहे हैं तो उसी चीज़ से रिलेटेड टर्म्स यूज़ करें। ऐसे नहीं अगर हम किसी चीज़ के बारे में बोल रहे हैं तो टर्म्स और जो एग्जाम्पल्स हैं वो दूसरी चीज़ से रिलेटेड दे रहे हैं। हाँ, इनडायरेक्ट एग्जाम्पल हो सकती हैं और वो होती भी हैं, बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही उससे बिल्कुल अनोखी सी एग्जाम्पल दे दो, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। कोहेरेंट, जिसका हम मतलब निकाल सके। कोई चीज़ होती है, हर एक चीज़ का मतलब होता है, तो वही सबसे पहले इन्होंने करेक्ट में वही बात की कि उससे रिलेटेड चीज़ें होनी चाहिए। इनडायरेक्ट भी होती हैं तो कोई बात नहीं, उससे रिलेट तो करें। और कोहेरेंट क्या है, जिसका हम मतलब ही नहीं निकाल सके। जिस चीज़ का हम मतलब नहीं निकाल सकते वो चीज़ बोलने का कम्युनिकेशन में तो मतलब नहीं है। नहीं तो फिर लोग बोलते हैं अच्छा तुम डबल स्टैंडर्ड बातें करते हो, डबल मीनिंग बातें करते हो। सॉरी, कंप्लीट होनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि आधी अधूरी बात बोलो। आधी अधूरी बात आज तक किसी को समझ नहीं आई, और इंडिया में तो है ट्रेंड की जब तक बिल्कुल कंप्लीट बात ना कर दें तब तक नहीं रुकेंगे। तो कंप्लीट होनी चाहिए। कर्टियस, विनम्र होने चाहिए, जो सामने वाले बात समझ सके। ठीक है, सामने वाले को समझ आ जाए वो बात होनी चाहिए। तो ये हमारे 7 C's कंप्लीट हो गए हैं। मतलब से ज़्यादा इनका सीक्वेंस याद करना पड़ेगा। क्लियर, कंसाइज, कंक्रीट, करेक्ट, कोहेरेंट, कंप्लीट एंड कर्टियस। यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ बैरियर, नॉइज़। अच्छा, कुछ लोगों को लगता होगा नॉइज़ और बैरियर डिफरेंट है। नहीं, नॉइज़ और बैरियर सेम है। यानी कि क्या बात है। और मॉडल पढ़ने ज़रूरी हैं, तो बस मॉडल को तो रट लो। ये 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एनटीए में आती हैं, इम्पॉर्टेंट है, और इसमें ना गड़बड़ होती है। डिनोटेशन डिनोटेशन या डेनोटेशन, जो भी आप बोल लो। तो इसमें क्या है, डिनोटेशन वर्ड्स वो होते हैं जो डी फॉर डिनोटेशन, डी फॉर डिक्शनरी, जो डिक्शनरी ओरिएंटेड वर्ड्स होते हैं जिनका मतलब कुछ भी नहीं, जो डिक्शनरी में है वही है। ये कल्चरल के हिसाब से, किसी के इमोशनल के हिसाब से, किसी के भी हिसाब से चेंज नहीं होते। ये डिक्शनरी ओरिएंटेड वर्ड्स होते हैं। तो अगर हम कॉन्नोटेशन की बात करें तो ये होता है कि जैसे इमोशनली और पर्सनली अगर कोई वर्ड है, एक वर्ड का बहुत जगह यूज़ हो सकता है। जैसे कि क्या है कि एक वर्ड, जैसे अगर हम किसी चीज़ को कुछ बोलते हैं, क्या पता अलग कल्चर में उस चीज़ को कुछ और बोलते हो, तो ये चीज़ कॉन्नोटेशन में आती है। आप डिनोटेशन याद कर लो, कॉन्नोटेशन आपको खुद याद हो जाएगी। डिनोटेशन, इसकी प्रोनाउंसिएशन कुछ डिफरेंट सी है, तो कर लेना आप, ठीक है। आज के डिनर में मैंने बनाया था पालक पनीर, चपाती और सैलड, जो कि अच्छा बना था काफ़ी। एट द एंड ऑफ द डे मैंने 7 C's भी पढ़ ली हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स थी वो भी पढ़ ली हैं, टाइप्स, बैरियर, मॉडल, उनके नेम, सीक्वेंस पढ़े हैं, बट भूलेंगे तो दोबारा पढ़ेंगे। कॉन्नोटेशन एंड डिनोटेशन, टाइप्स ऑफ लिसनिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन स्टाइल, ये सेम वैसे बात है, बट इसमें डी स्टाइल है, डायरेक्ट स्टाइल, कुछ ऐसे कुछ करके है, तो वो इंपॉर्टेंट है, वो ज़रूर पढ़ना। ओके, चलो आज इतनी ही पढ़ाई की है। मोस्ट ऑफ़ द टाइम हमें ये लगता है कि हमारी ज़िंदगी तो वही झंड चल रही है, बिल्कुल रद्दी बेकार है, और सामने वाले की ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है। तो मतलब उसके पास वो चीज़ें हैं तो मेरे पास होती तो शायद मैं भी वो कर लेता। अरे यार, ये मैं एग्ज़ाम की तैयारी कैसे शुरू करूँ, मेरे पास तो ये चीज़ें नहीं है, मेरे पास तो वो चीज़ें नहीं है। सबके पास 100-200 रीज़न तो होंगे ना करने के, बट एक रीज़न भी किसी के पास नहीं होता कि हाँ मैं ये तैयारी कर लूँ। तो मतलब मैं भी ऐसी थी पहले कि मैं अपने फ्रेंड से बोलती थी, ये सच्ची बात है कि मैं अपने फ्रेंड्स से बोलती थी कि नहीं मेरे पास ये चीज़ें नहीं है, मैंने नहीं करनी तैयारी स्टार्ट, मेरे से नहीं होगा। बट उन्होंने मेरे को समझाया, भाई तू कर तो सही। और मेरे फ्रेंड्स का ना बहुत बड़ा रोल है कि अगर मैं कुछ भी कर पाती हूँ ना, अगर उनसे सजेशन ले लेती हूँ कि बता दो भाई मैं करूँ या ना करूँ, तो बस अपने आसपास ना पॉजिटिव लोगों का ऑरा ज़रूर रखो। वो आपको हमेशा अच्छा गाइड करेंगे कि आप ये चीज़ें करो, ये चीज़ें ना करो। और नेगेटिव लोगों का ऑरा क्या ही आप क्रिएट करोगे, वो तो खुद ही आसपास आ जाएंगे। तो नेगेटिव लोगों को कर दो अवॉइड, और अच्छे लोगों को अपने आसपास रखिए। तो इससे बहुत ज़्यादा आपको पॉजिटिविटी मिलती है। और अपनी लाइफ को कभी किसी से कंपेयर मत कीजिए। मैंने भी बहुत बार किया है कि नहीं उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है, बट एट द एंड ना आपको कुछ नहीं मिलता सिवाय इस चीज़ के कि तुमसे ये चीज़ें नहीं हुई। सो बेटर है अगर आपके पास कुछ चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें हैं, कुछ भी अवेलेबिलिटी है, उसी में रह के अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, या कोई भी काम अपने स्टार्ट करना है तो वो स्टार्ट कर दो। क्योंकि वो अनअवेलेबिलिटी आपके पास लाइफ टाइम रहेगी, तो क्या आप लाइफ टाइम काम नहीं करोगे?
तो बस बेटर है जो है जैसे है, जिस हालातों में हो बस आप स्टार्ट करो, क्योंकि जर्नी बहुत लंबी है, आपको नहीं पता कहाँ तक जाना है। आई होप आपको मेरे कुछ वर्ड्स मोटिवेट करते होंगे। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। यही था आज का व्लॉग। कमेंट करके बता देना आपको कैसा लगा आज का व्लॉग। सो अभी मैं जा रही हूँ सोने। सोने तो नहीं जाऊँगी, थोड़े से क्वेश्चन आंसर निकाल लूँगी, उसके बाद सो जाऊँगी। एंड गाइज गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू, हर हर महादेव।